हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन में देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे, जो कि जी से डिनोट किया जाता है। जी कौन सा? तो ये स्मॉल जी होता है, ये स्मॉल जी है बच्चों। और जो कैपिटल जी की हमने इसके पहले बात की थी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये दोनों बातें डिफरेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो बच्चों लास्ट ईयर में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज होती है तो वो बॉडी एक्सेलरेट है, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी स्पीड चेंज होना मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। समझ में आया? चलो और एक बात, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। व्हीकल जो रहते हैं बच्चों, व्हीकल में क्या रहता है कि एक्सीलरेटर रहता है। तो एक्सीलरेटर का काम क्या है? तो स्पीड को इंक्रीज करना, या फिर हमने उसको एक्सेलरेशन का डिक्रीज कर दिया, एक्सेलरेशन डिक्रीज करा तो स्पीड कम हो जाती, मतलब एक चेंज हो जाता है। स्पीड मतलब वेलोसिटी। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी अगर चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है बार बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और भी बातें हमने इसमें देखी थी बच्चों, दैट इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, बराबर है, अगर वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन में। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर समझो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है, अगर वेलोसिटी पहले से ज्यादा है और वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम कम हो जा रही है, लेकिन फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स इधर से लगा रहे, बराबर है, फोर्स तो ज्यादा था लेकिन वो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, फोर्स से अगेंस्ट काम कर रही है, तो ये तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बराबर ना। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको रिटार्डेशन हमने कहा था। ठीक है, याद रखना। देन एक्सेलरेशन जीरो रहता है। जीरो कब रहता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये तीनों बातें हमने लास्ट ईयर देखते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि वहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रही, हाँ एक्सेलरेशन रहेगा नहीं। ठीक है, ये बात है। तो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? तो ये फोर्स की कारण, फोर्स लगाए तो ही बॉडी एक्सेलरेट होगी ना, फोर्स ही नहीं लगाएगी तो बॉडी जहां है वही रहेगी। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हमने देखा था, सभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहते, अगर कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तो, या फिर जो कंडीशन में वही कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, छोड़ो वो बातें। आप बात कर रही थी एक्सेलरेशन क्यों चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से चेंज होता है। तो ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था बच्चों कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो वो क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने से उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। पहले इनिशियल स्पीड जीरो थी, फोर्स लगाने के बाद स्पीड इंक्रीज हो गई, मतलब चेंज इन स्पीड हो गई या चेंज इन वेलोसिटी हो गई, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी एक्सेलरेट होगी। ठीक है, अगर बॉडी कंटिन्यूअस सामने जाए तो एक्सेलरेटिव बॉडी, तो इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। समझे? चलो हाँ, बात करेंगे हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। ठीक है, जो कि जी से डिनोटेट किया जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये अर्थ है। चलो इसके पहले ये समझने से पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे। चलो डेफिनेशन में क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ मतलब अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। वो बॉडी फोर्स लगने के कारण एक्सेलरेट अगर होती है तो उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। मैंने अभी बात की, फोर्स लगाएंगे तो ही बॉडी एक्सेलरेट होती है। तो ये फोर्स कौन सा है? ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर ऐसी बॉडी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होती है तो उसको कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कैसे समझो? ये अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की वजह से, अर्थ का फोर्स हमने देखा कि अर्थ के ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ के नियर जितने भी ऑब्जेक्ट है उस पे अर्थ अपना फोर्स लगा दिए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा
तो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं, समझो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, कुछ हाइट पे हमने रखा है और वहां से हमने रिलीज किया है। रिलीज किया तो ये ऑब्जेक्ट पे और क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएगी, बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो फोर्स है हमें पता है फोर्स कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन क्या है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, इसलिए वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि ये फोर्स कहाँ पे है, सॉरी, ये फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये बॉडी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो जब वो बॉडी नीचे आएगी बच्चों, तो उसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब ये जी जो है फोर्स की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। क्या हो रही है? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है। बच्चों ये आपने एक्सपेरिमेंट से मतलब आपने एक देखा होगा, किसी समझे क्रिकेट का बॉल है, वो अपने थोड़ा सा ऊपर फेंका, तो जब नीचे आएगा तो उसकी स्पीड कम रहेगी तो हमारे हाथ को ज्यादा लगेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो हमारे हाथ में ज्यादा मार लगती है। तो ये क्यों लगती है? तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बच्चों की, जो बॉल की स्पीड इंक्रीज करता है जब वो नीचे आता है, और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जो कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है। अब बात करते हैं कोई चीज हम अगर ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, क्योंकि कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड डिक्रीज होना मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे जी रहेगा माइनस, जी की वैल्यू कैसे रहेगी? माइनस, क्योंकि हम फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और उसका वो रिटार्डेशन उसका हो रहा है, तो ये फोर्स रहेगा, सॉरी ये एक्सेलरेशन रहेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये दोनों बातें भी याद रखना बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब उसका जी पॉजिटिव रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसका जो ग्रेविटेशन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ लेना। चलो ये दोनों बातें हो गई। अब बात करते हैं फोर्स की। जो फोर्स हमने यहाँ पे बॉडी पे लगाया था वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर अर्थ फोर्स लगा रही है तो ये जो फोर्स निकलेगा इन दोनों के बीच में, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव रहा तो माइनस जी, समझ में आया? तो ये सब बातें यहाँ पे याद रखना है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे हम वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? वैल्यू जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो आपके बुक में हेडिंग दिया है वैल्यू ऑफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है बच्चों। इसका आंसर लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमको फार्मूला पता है, ये पहले यहाँ लिख देंगे, मैं टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली फार्मूला लिखता हूँ। जो कि हम फोर्स अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू, सॉरी यहाँ पे फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो G कैपिटल M इसलिए लिखा है बच्चों कि मास ऑफ अर्थ है, एंड स्मॉल m मतलब जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कि बॉडी की बात कर रहे थे, ओके, तो बॉडी अर्थ पे रहेगी। और डिस्टेंस जो रहता है बच्चों, रेडियस रहता है अर्थ का, देखो समझो ये अर्थ है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना रहेगा? जितना रेडियस रहेगी उतना, इसलिए डिस्टेंस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर लिया है। ये m कैपिटल इसलिए लिया है कि अर्थ बहुत इसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए कैपिटल M, और ये बॉडी का मास जो कि ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल है। चलो और एक बात हमें पता है बच्चों की, जो फोर्स रहता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से m इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। लेकिन जो कि अर्थ का एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू हमें सरफेस में फाइंड करनी है, तो इसका ये रहेगा mg, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से डिनोट किया जाता है। ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, mg
इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये कैपिटल के सॉरी स्मॉल एम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो जी की जो सॉरी जी का जो फार्मूला है वो इस तरह से मिल जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वो सिंपल है बच्चों, इस तरह से वो डिराइव होता है, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू याद पुट अप कर दी कि जी की वैल्यू हमें मिल जाए। तो ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि ये फार्मूले से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो बच्चों ये सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल नहीं, कोई भी प्लैनेट का हम इससे ये फार्मूले से उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो फाइंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ मास एंड रेडियस पता होने चाहिए उस ऑब्जेक्ट से। चलो जो कि हमें यहाँ पे अर्थ का फाइंड करना है, तो अर्थ के बारे में सोचेंगे बच्चों। इसके पहले भी मैंने बोला है कि जी एम और आर जो अर्थ से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, अर्थ का मास की वैल्यू, अर्थ के रेडियस की वैल्यू, इसको लर्न करके रखना है। बहुत बार बोला मैंने आपको, एक फार्मूला फार्मूला बुक बना लीजिए, उसमें सब वैल्यूज लिख लिए, फार्मूले लिखिए, ताकि वो आपको याद रहेंगे। तो जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर, ठीक है। देन अर्थ का मास होता है बच्चों 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg, और जो रेडियस रहती है बच्चों वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज लर्न करके रखनी है और ये हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें जी अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस आ जाएगा। तो जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, ये नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, या फिर ये डायरेक्टली जी का जो यूनिट है वो लिख देंगे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवाइड बाय ये 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो ये पूरे वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट अप कर दिए। तो बच्चों मैंने और एक पहले ट्रिक बताई थी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रहता है उसका आंसर हमें लर्न करना है, वो रहता है 40.02, ठीक है। अब ये जो दोनों है 10⁻11 10⁻24, तो इसका जो है ये 24 में से 11 माइनस करना पड़ता है और वो आ जाएंगे 13, ओके, 10⁻13। देन अगेन 6.4 × 6.4, इसका भी वैल्यू आपको लर्न करने की बोली थी मैंने। इसका मल्टीप्लिकेशन इसकी वैल्यू आती है बच्चों 40.96। ये दोनों भी वैल्यूज लर्न करके रखना है, और जो कि 10⁻, ये 6 × 2 12 हो जाएगा, 10⁻12, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आता है बच्चों 0.977 × 10⁻1 तो लिखते नहीं, क्यों 1? तो ये जो 12 है ये ऊपर जाने के बाद -12 माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 12 गए तो बचता है 10, 10⁻1, तो 10⁻1 तो 1 लिखते नहीं, इसलिए 10। तो इसका आंसर आता है बच्चों 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट क्या करना है। देखो 40 आपको पसंद आया तो ठीक है, 40/40 किए तो आंसर कितना आता है 1, बराबर है। लेकिन जो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी मतलब 9.6 नियर अबाउट 1 से थोड़ा सा कम है, उतना ही ज्यादा है, तो उतना डिफरेंस जो आएगा समझो इनको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा बच्चों इसको 0.98। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं, ये तो करेक्ट आंसर है, बराबर है। ये जो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड की, क्यों? क्योंकि इसका आंसर 1 आने वाला था, लेकिन डिनोमिनेटर थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा 1 से हम कम लेंगे, तो इस तरह से इसका 9.8 भी आंसर आ सकता है। चलो ये दिया है तो यही रखेंगे। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। ये हमने वैल्यूज भी यहाँ पे फाइंड कर ली। चलो जो वैल्यूज आती है उसको इस तरह से स्क्वायर भी बना लेते हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे। अब बात करते हैं कि ये किस पे डिपेंड है। जनरली क्या होता है कि जो फॉर्मूला है बच्चों कि G = gm/r², तो मतलब ये जो प्लैनेट जो रहता है, कोई भी प्लैनेट का जो मास है और उसकी जो रेडियस है, ये दो बातें पे ये G की वैल्यू डिपेंड करता है,
ठीक है, जी की वैल्यू डिपेंड किस पे रहेंगी, मास एंड रेडियस ऑफ द दैट प्लैनेट, ठीक है। तो ये हो गया जी की वैल्यू किस पे डिपेंड है। और भी बातें हैं कुछ, वो हम देखेंगे, लेकिन ये बेसिक बात बोलता हूँ मैं कि जो हमने देखा मास एंड रेडियस इस पे डिपेंड करती है। तो जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका मास कितना है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका मास कितना है, इस पे वो डिपेंड नहीं करता, उसके अदर प्रॉपर्टीज पे वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब समझो एक 1 kg का मतलब अर्थ से समझो, देखो अर्थ से ऊपर मैंने दो चीजें समझो, ये दो चीजें ऐसे पकड़ी बराबर, इन दोनों पे जो जो इन दोनों का जो जी रहेगा ना बच्चों, वो सेम रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहेगा एट अ गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है। तो दोनों जब नीचे आएंगे तो सेम एक्सेलरेशन से वो नीचे आनी चाहिए, मतलब आती है, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन अर्थ लगाएंगी, समझ में। तो इस तरह से वो बॉडी कितना वेट है क्या है इसको वो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, इस पे मायने रखता है सिर्फ जी के लिए वो प्लैनेट का मास और प्लैनेट की रेडियस, ठीक है। और गिवन पॉइंट पे अगर वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई, और इसकी बात करते कौन कौन से बातें हैं उस पे अर्थ जी की वैल्यू पे अफेक्ट करता है, ठीक है।